हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो अ, अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 3 हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, चलिए चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये है दक्षिण अफ्रीका की मानचित्र। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत मतलब काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है। जैसे भारतीय जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल की लड़की, स्कूल जाने वाले लड़की की बहुत सारी तस्वीरें थी। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। हेक्टर पीटरसन उस लड़के का नाम था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है कि त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद के कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों की अस्पताल अलग होते थे। ओ माय गॉड। और अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके उनके लिए रेल एवं बस अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। ठीक है, अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सभी अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों की खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी।
इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेल्सन मंडेला के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कक्षा 6 के लिए ही नहीं है। ये जो है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 6 के लिए ही नहीं है। ये जो बड़े बड़े बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो बिना ये एनसीईआरटी बुक पढ़े नहीं निकाल सकते। पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। जो पढ़ लिए हैं ना, जिनकी डिग्री पूरी हो गई है ना, जो जो मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ये एनसीईआरटी बुक की किताब। एक बार नहीं, कई बार पढ़ना पड़ता है। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक देश बना। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो दोस्तों, अश्वेत लोग किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो मैं बता दूं, अश्वेत लोग निम्नलिखित प्रकार के भेदभाव का सामना कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे? अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। नंबर 2 है, अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं। नंबर 3, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थीं। नंबर 4, अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिली हुई थी, जबकि अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास थी। नंबर 5, अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। और दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो दोस्तों, स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अफ्रीकांस भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी। हेक्टर और उसके सहपाठियों ने मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध किया, क्योंकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड, ये देखते हैं, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों? सभी लोग जन्म से समान हैं, ठीक है। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उनके अधिकारों को छीना जाता है तो यह भेदभाव कहलाता है। भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और यह मानवता के प्रति अपराध भी है और यह अन्याय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।
हो गया ना। ये पढ़ते हैं। आइए सब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। हुँ? भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? हुँ? उम, आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों को की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेने वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ये देखते हैं, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? देखिए कितने अच्छे से इसमें क्वेश्चन दिया है। हमें अपने दिमाग में सोचने की ज़रूरत है, सोचकर बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ। सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसी का उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा। सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। भारत में यह समय 5 वर्ष है। यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए न करके हमेशा के लिए कर दिया जाए तो सरकारें अपनी मनमानी करने लगें, क्योंकि सरकार को बदल जाने का डर नहीं रहेगा। निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना भी तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। हाँ, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। ये देखिए यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। तो सहमति बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। असहमति दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर, बाघों के शिकार पर। ये दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक शब्द पढ़ना है हमें और अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है तो चलिए। संपादक के नाम चिट्ठी। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये महेश कपासी दिल्ली के। कार्रवाई, यह चिंता का विषय है।
कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो ये यहाँ पे थे, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं। ये पढ़ते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों को धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए तो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया, उसमें भाग लेने और लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया गया है कि माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे? तो हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर समस्या का विचार विमर्श करते तो।
विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों की भी पूरा होती है। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकारों को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? माया की कहानी में सरकार ने समानता के विचार का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार को समानता के विचार को ठेस पहुंची है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। तभी
न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सही बात है। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग सड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करती हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकार स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया है। तो जिसको देखते हैं, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? तो हमारे अनुसार अधिकतर अभिभावक लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहते, इसलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि फीस कम कर दी जाएगी तो यह संभव है कि अभिभावक लड़कियों को भेजने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की है? क्या अन्य लोगों भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपसे कैसे समझाया? तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सोचिएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा है आप लोगों के लिए, उतना जितना मिला मैंने सब बताया। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने दिमाग में सोच के बताना है। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट है नंबर 1, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? तो आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। इसीलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा तथा उसे वे सभी अधिकार मिले होंगे जो श्वेतों को प्राप्त है। ये देखिए नंबर 2, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो लोग सरकार की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तरीकों से भाग लेते हैं। जैसे लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इस प्रकार का वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोग सरकार के प्रति अपनी राय को धरने, जुलूस, हड़ताल आदि तरीकों से भी व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत हैं और न्याय संगत हैं नहीं हैं उन्हें सामने लाया जा सके। लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उनके विचारों के अनुसार अपने कानून बना सकती है। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे सकती है। नंबर 3, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? तो विभिन्न विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। नंबर 4, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं, जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। पाठ को नंबर 4, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व यह है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार, सभी लोगों को मतदान का अधिकार, सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म का पालन करने तथा विकास करने का अधिकार, न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता।
ठीक है दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न भी समाप्त हो गया दोस्तों। और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग मन लगाकर। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके गाइस, ओके बाय।